हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं नए सेशन का, जो 2020 में पिछले ईयर हो चुके हैं अनसॉल्व पेपर, तो उनको सॉल्व करेंगे। पहला सेट 2020 का कोड है जिसका एक्स जेड और एचएम के अनसॉल्व पेपर से ये लिखा गया है। तो अनसॉल्व पेपर कोई सा भी हो, बस आप अपने कोड को याद रखेंगे और उस सेट को मिला लेंगे, चाहे वो अग्रवन का हो या अग्रवाल का या एचएम का, कोई भी अनसॉल्व पेपर आप ले सकते हैं और बस कोड आप मिला लेंगे और सेट एक दूसरे से मैच कर जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि एचएम का ही अनसॉल्व पेपर होना जरूरी है। तो आज से क्लास स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व की, और रसायन विज्ञान का अनसॉल्व चलेगा। ए टू जेड क्वेश्चन को कराएंगे, जैसे कि आपको इंप्रेशन जमाना है, एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस करेंगे अपने के क्वेश्चन के द्वारा कि आप उससे नंबर को ले सके। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट यानी अनसॉल्व 2020 का पहला सेट जिसका कोड है एक्स जेड और एचएम का है। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने ये पहले ही बता दिया है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहले प्रश्न में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको हल करना है, फिर उसके बाद में आपके दो दो नंबर के दिए जाते हैं। प्रश्न पहला है और जिसमें का, खा, गा, घा, डा और चा यानी कि 6 नंबर के आपको प्रश्न करने हैं और ज्यादा से ज्यादा आपको समय लेना है इसमें 1 या 2 मिनट। तो पढ़िए, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर का क्या कहता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो फार्मूला होता है, अगर आप वो जानते हैं तो इकाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बताते हैं आपको फार्मूला क्या होता है। K इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। जो चीज आपको बटे में दी गई है वो ही आपका होगा आंसर। यहां आपको नीचे क्या दिया गया है? टाइम यानी के समय। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है समय, यानी कि 1 समय लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर की वैल्यू वो तो हल करने में चली जाएगी और जो आपकी यूनिट बचेगी वो होगी समय। यानी समय आपका हो सकता है सेकेंड में, मिनट में और घंटों में। मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है, घंटों में हो सकता है। तो समय आप ढूंढेंगे हम ऑप्शन में। ऑप्शन में आपको ऐसी वैल्यू चाहिए, या तो समय होना चाहिए, अगर ये समय ऊपर जाता है तो सेकेंड का इनवर्स होना चाहिए, मिनट का इनवर्स और घंटों का इनवर्स। अब आपने ऑप्शन पकड़ लिया होगा तो ढूंढते हैं। यहां पर क्या लिखा है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये तो कोई हो ही नहीं सकता, इसको काट देते हैं। उसके बाद में ये देखिए, ये लिखा हुआ है सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो समय का इनवर्स होती है। समय आपका सेकेंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और घंटों में हो सकता है। ये लीजिए, 1 मिनट में अगर आप किसी भी तरीके से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना भूल जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप फार्मूला लिखेंगे और देखेंगे उसमें क्या रखा गया है। वेग स्थिरांक के लिए सिर्फ टाइम रखा गया है। टाइम नीचे है, ऊपर जाएगा, नहीं तो 1 समय सेकेंड लिख सकते हैं, 1 सेकेंड लिख सकते हैं। और सीधा सीधा लिखना है तो सेकेंड इनवर्स, बाकी तक कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाता है सेकेंड इनवर्स, यानी कि समय दिया गया है सेकेंड इनवर्स में। दूसरा ऑप्शन आप टिक कर ले। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। बहुत इजी होता है अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना, बस आप थोड़ा सा माइंड लगा लें कि हमने क्या पढ़ा है। देखिए, वर्ग 15 में के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम है। पहले आपको वर्ग मालूम होना चाहिए, यानी कि वर्ग 15वां, जो 15वां वर्ग होता है उसे हम 5a भी कहते हैं, 5a वर्ग कहते हैं, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ आता है। ठीक है, जैसे जैसे सबसे पहला ये वर्ग 15वां है, 15वां वर्ग है जिसमें आता है सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो जैसे हम नाइट्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता दिखाते हैं हाइड्रोजन की,
तो नाइट्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। ये क्या बन गया आपका? अमोनिया। दूसरा क्वेश्चन आपका, फास्फोरस एक मोब जैसा पदार्थ है जो एक ना तो ठोस होता है और ना ही, मतलब आप बोल सकते हैं ना धातु है ना ही उपधातु है। तो यहां पर फास्फोरस हाइड्रोजन के प्रति क्रिया करता है तो फास्फीन बनाता है, फास्फीन। अब उसके बाद में हम जब जैसे चलते हैं आर्सीन के पास पहुंचते हैं तो AHS3, तो ये बनाता है आर्सीन, हाइड्रोजन से क्रिया करके आर्सीन बनाता है। एंटीमनी पे पहुंचते हैं तो ये स्टीबीन बनाता है, SbH3, इसका मतलब होता है स्टीबीन। उसके बाद में आ जाते हैं BiH3, ये होती है बिस्मुथीन, बिस्मुथीन। तो आपको बताते हैं कि समूह 15 में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों का अधात्विक गुण घटता जाता है, धात्विक गुण बढ़ता जाता है। नाइट्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन गैस से क्रिया करती है तो स्थायी तत्व बनाती है, और ये बिस्मत आपका क्या है? एक धातु, धातु है और ये ठोस है। और आप जानते होंगे बहुत सी केमिकल रिएक्शन हमने कराई कि धातुएं अम्लों में हाइड्रोजन को पृथक कर देती है। तो सबसे स्थायी कौन होगा? नाइट्रोजन में अमोनिया। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से योग करेंगे, जब उसकी अपक्रिया कराएंगे तो अमोनिया बनेगा, फास्फोरस के साथ फास्फीन बनाएगा, आर्सेनिक के साथ आर्सीन, और एंटीमनी के साथ स्टीबीन, और बिस्मत के साथ बिस्मुथीन बनाता है। तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम नाइट्रोजन से बिस्मत तक घटता जाता है। नाइट्रोजन से अमोनिया जब हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, अमोनिया के बाद फास्फीन बनती है, आर्सीन बनती है, धातु तक पहुंचती है तो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता घट जाती है। तो अब हम ढूंढेंगे इसमें क्रम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथीन, ये पहला ही क्रम आपका सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन से बिस्मत तक घटती जाती है। सबसे स्थायी यौगिक बनाता है अमोनिया, उसके बाद में बनता है फास्फीन, फिर बनता है आर्सीन, फिर स्टीबीन और बिस्मुथीन। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में क्रम बदल गया, फास्फोरस पहले रख दिया गया, आर्सेनिक उसके बाद में फिर नाइट्रोजन रखा गया। तो ये एक भी क्रम हो नहीं सकते, हमें एक मिल गया काफी है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्रम देखना है। नाइट्रोजन सबसे क्रियाशील है और हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, जो इन सभी हाइड्राइडों से अधिक क्रियाशील होता है और बहुत ही स्थायी होता है। तो इनकी स्थायित्व का क्रम नाइट्रोजन से बिस्मुथीन तक घटता जाता है, और ये समूह 5A या 15वां बोल सकते हैं, और इसे नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं। ये नाइट्रोजन परिवार है। ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन आपको पहला मिल गया खा क्वेश्चन का। गा कहता है फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। फिनोल, आप जानते हैं फिनोल का फार्मूला क्या होता है कि एक बेंजीन होती है और उसके टॉप पर लगा होता है OH ग्रुप, ये फिनोल है, और इसको हमें गर्म करना है नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल प्रेजेंस होती है H2SO4, वो भी कंसंट्रेशन गाढ़ा H2SO4 बनाता है क्लोरीटोन। भाई क्लोरीटोन का फार्मूला लिखे देते हैं CCl3COCH3। भाई यहां बेंजीन रिंग है, यहां कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, तो ये क्लोरीटोन हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद में पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल का फार्मूला होता है कि बेंजीन के ऊपर टॉपअप लगा होता है, एक ऑर्थो पर नाइट्रो, एक पैरा पर और एक मेटा पर NO2 लगा होता है। इसे ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है मेथॉक्सी मेथेन। तो हम अगला, ये पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरे को लिख देते हैं यहां पर, मेथॉक्सी मेथेन प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी मेथेन यानी कि डाइमेथिल ईथर। अब उसके बाद में आ जाता है बेंजीन, चौथा होता है आपका बेंजीन।
ये बेंजीन की एक रिंग है और ये पूरी है। अब आपको कराना है कि ये फिनोल की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करानी है और किसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो फिनोल की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो एक ऑर्थो से, एक पैरा से और एक मेटा से हाइड्रोजन निकलता है और ये क्रैश होने के बाद इसका 3 मल्टीप्लाई, 1 2 3 हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो 3 दूनी 6, H2O बाहर हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन कितने हैं 6, 3 त्रिका 9 और यहां से 3 गायब हो गए। अब यहां पर बचा क्या, यानी कि 3 बार बचा NO2 और जहां जहां पर ध्रुवण प्रक्रिया उत्पन्न हुई है वहीं पर NO2 जुड़ जाएगा, NO2 NO2। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ये हो गया ट्राई नाइट्रोफिनोल का पिक्रिक अम्ल। अब इसको ऑप्शन में लगा दें, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लोरीटोन हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बेंजीन ही नहीं होती है। मेथॉक्सी मेथेन का मतलब है डाइमेथिल ईथर, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन की क्रिया कराएंगे तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिल सकती है लेकिन पिक्रिक अम्ल नहीं मिलेगा। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। अब इसको हम कट कर देते हैं और नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर घ और इसको रब करते हैं। प्रश्न नंबर घ कहता है रोजन मुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। रोजन मुंड अपचयन कराना है, यानी कि एस्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में आपको अपचयन कराना है। रोजन मुंड अपचयन के लिए आपको चाहिए SnCl2 हाइड्रोजन क्लोराइड लगाना आपको ऑप्शन है, लेकिन यहां पर बनता क्या है, एल्डिहाइड बनता है, ईथर बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है या हाइड्रोकार्बन बनता है। रोजन मुंड अपचयन, तो रोजन मुंड अपचयन में हम कराएंगे एल्किल साइनाइड का अपचयन, एल्किल साइनाइड का अपचयन। इसको बाद में कर लेते हैं। तो R ट्रिपल बॉन्ड CN, एल्किल साइनाइड का अपचयन कराएंगे तो हाइड्रोजन के साथ हमें अपचयन कराना होगा। आप H2 लिखें या H सिंगल बॉन्ड H लिखें तब भी चलेगा। उसके बाद उपस्थिति किसकी होगी, प्रेजेंस SnCl2 हाइड्रोजन क्लोराइड। यहां पर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। इसको एक को क्रैश कर दो तो ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएंगे। एक हाइड्रोजन हमें कार्बन को देना है और दूसरा नाइट्रोजन को देना है। तो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH, यानी कि एल्किल अमीन बन गया, यहां पर एल्किल अमाइड बन गया। अब इसके बाद हमें इसकी करा देनी है जल अपघटन अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो HOH लिखते हैं हम जल को, या आप H2O लिखते हैं तो देखते हैं कितने हाइड्रोजन है, 2, HOH। जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर टूटेगा और इसकी प्रेजेंस यहां पर भी दिखाएंगे। अब हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन इस NH के साथ मिल जाएंगे तो आपका बनेगा अमोनिया। बचा क्या, एक O, और एक O आपका जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड। क्या बना है, एल्डिहाइड। यानी कि रोजन मुंड अपचयन द्वारा आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ढूंढेंगे, पहला ही है। ईथर नहीं प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं प्राप्त होता है और हाइड्रोकार्बन तो बन ही नहीं सकता इसमें रोजन मुंड अपचयन अपक्रिया में। अब अगला आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन का खोज तब हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत लोगों का मतलब है नुकसान हो गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जब परमाणु बम डाले गए थे। तब उस समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक दवा की खोज की थी जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है किसमें, वैसे तो ये सिलेबस से इस बार बाहर है। कोविड-19 के चक्कर में जितना भी 30% जो सिलेबस माइनस किया गया उसको हटा दिया गया यहाँ से। जो अपमार्जक थे, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे, तो उसको अब हटा दिया गया। जो लाइफ में केमिस्ट्री हम यूज करते हैं उस चैप्टर को जो सबसे लास्ट में रखा गया सेकेंड बुक से, वो रिड्यूस कर दिया गया। अब उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन होता है जीवाणु रोधी। ऐसा नहीं होता है कि हमारी एंटीबॉडी को बढ़ा देता है कि हमारे एक इंजेक्शन लगा दिया जाए सारी उम्र के लिए हमें कोई भी बीमारी यानी मलेरिया, खांसी, खुरा, डेंगू कुछ भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवाणु नाशी
पूर्तिरोधी और मधुकर। तो यहां तो सबसे पहले मधुकर काट दो, मीठा क्या करेगा, पेनिसिलिन। जीवाणु रोधी यानी कि हमारी एंटीबॉडीज को नहीं बढ़ाता है पेनिसिलिन। पेन मतलब दर्द को कम करने वाला, उस समय हम बोल सकते हैं जीवाणुनाशी। पेनिसिलिन का उपयोग होता है पैरासीटामोल में। पैरासीटामोल यानी कि हमारे अंदर बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसको रोकने के लिए हमें पेनिसिलिन के इंजेक्शन या दवा के रूप में लेते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, जीवाणुनाशी। यानी पेनिसिलिन का जब उपयोग किया जाता है तो बैक्टीरियाओं को मारने के लिए किया जाता है। अब ऑप्शन अगला आ जाता है छठवां ऑप्शन, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल को सही से पढ़ा है तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो रब करिए इसको, रब करने के बाद में फ्लोरीन लिखते हैं कितने हैं। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p, कितना लिखेंगे यहां पर देखिए 1s2 2s2 2p 5 इलेक्ट्रॉन। p ऑर्बिट में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। p कक्षा बनाएंगे जिसमें 3 ऑर्बिट, 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि ये क्या है, 5 है। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की ही होती है। और जब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड बनी, तो उस समय बंधन ऊर्जा फ्लोरीन की ओर ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता फ्लोरीन से ज्यादा किसी भी एलिमेंट की नहीं है। और टोटल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां पर ऑक्टेन पूरा करने के लिए, क्योंकि एक यहां पर अपने यस कक्षा का ले लेता है। तो कितने 5 और 2 7। अष्टक नियम के अनुसार फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि वो मुक्त अवस्था में आ जाए। अष्टक का जो नियम कहता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन से लेता है तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लोरीन की ओर आकर्षित रहेगा, इसीलिए इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस, दुर्बल प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। कितना आवेश आया 1, जब भी ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस का F और हाइड्रोजन बन जाएगा प्लस का। तो ये जो 1 चार्ज आया है यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ढूंढिए -1। फ्लोरीन की हमेशा -1 होती, क्लोरीन की भी -1 होती, ब्रोमीन की भी -1 होती है। तो ये हैलोजन वर्ग के तत्व है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की, उसके बाद में क्लोरीन की होती है। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब स्टार्ट करेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रत्येक प्रश्न है 2 अंक का, जिसमें दिए गए खंड का, खा, गा, घा, सभी खंड आपको करने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है, का प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिससे बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आधा कण बन रहा है ऑक्सीजन का। तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो अपघटन की अभिक्रिया है वो 318 केल्विन पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर थी, या मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट उपरांत 0.60 जीरो रह जाती है, यानी कि 0.60 इंटू 10 की पावर -2 रह गई है। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहां जो केल्विन दिया गया है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये क्रिया के समय तापमान है। तो हम बताते हैं इस प्रश्न को, इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा तो आपको हल कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल लिख के लिखेंगे माना कोई अपक्रिया ए है और उससे बन रहा है उत्पाद, प्रोडक्ट, ऐसे लिखना। प्रारंभ में या प्रारंभिक सांद्रता, और प्रारंभिक सांद्रता के जैसे कि हमने बताया था इसको ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल दिया गया है आपको, कितनी वैल्यू दी गई है 1.20 इंटू 10 की पावर -2। तो लिख देना है 1.20 इंटू 10 की पावर -2। उस समय जो आपका समय था
वो t बराबर था आपका 0 और सांद्रता परिवर्तन x बराबर भी 0 था। लेकिन आगे कह रहा है कि जो 60 मिनट उपरांत इतनी रह गई, यानी कि अब क्रिया में कुछ वर्क किया गया, अब सांद्रता कितनी लिखेंगे 60 मिनट बाद अभिकारक ए की सांद्रता, यानी कि अभिकारक ए की सांद्रता स्मॉल ए है और सांद्रता जो थी वो रह जाती है, बाकी तो सब घट जाती है। सांद्रता कितनी a माइनस एक्स जो रह जाती है। यहां पर बात याद रखना, जब भी दे दी जाती है रह जाती है तो रह जाती का मतलब होता है कि वैल्यू इतनी बची है। जैसे हम 100 माइनस 20 करते थे, जो बचता था वही तो लिखते थे a माइनस एक्स की वैल्यू 80, ये बची, ये रह गई, ये a माइनस एक्स की जगह रखते थे। तो फार्मूले में a माइनस एक्स की वैल्यू को हम लिखेंगे रह जाती है माइनस एक्स बराबर 0.60 इंटू 10 की पावर -2, इतनी रह जाती है। तो कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो लगाते हैं प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक नियम। क्या होता है, लगाते हैं k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a माइनस एक्स। एक बात अपने माथे में ये डाल लो, माइंड में डालो कि जब भी रह जाती लिखा होगा तो आपको उतनी ही वैल्यू a माइनस एक्स की पूरी रख देनी होगी। अगर अपघटित हो गई तो आपको a में से घटानी पड़ेगी। रह जाती का मीन्स होता कि इतनी ही बची है, बाकी सब अपघटित हो गई। 60 मिनट काम करने के बाद इतना रह गया, अब इतना ही a माइनस एक्स बचा हुआ है। तो लगाएंगे इसमें फार्मूले में k बराबर 2.303, वर्क कितना किया 60 मिनट तक, कितने 60 मिनट तक, log बेस 10 a की वैल्यू कितनी है 1. यहां पर लिखेंगे 1.20 इंटू 10 की पावर -2, रह कितनी गई है माइनस एक्स की वैल्यू 0.60 इंटू 10 की पावर -2, -2 से -2 कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये 0 से ये 0 और 6 दूनी 12, यानी कि log 2। k बराबर 2.303 अपॉन 60 और बचा है आपका बेस 10 और log 2। और log 2 की आपको वैल्यू दी जाए या ना दी जाए आपको याद होनी चाहिए। log 2 बराबर होता है 0.3010, ये होती है log 2 की वैल्यू। अब यहां पर log 2 की वैल्यू रखो और काटो पीटो, आंसर आपके स्क्रीन बोर्ड पर होगा। तो ऊपर से रब करते हैं, जगह है कम, ऐसे ही लगाना है। कॉपी पेन लेकर बैठे और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, क्योंकि नंबर आपको लगाने हैं 95 प्लस करने हैं। तो लगाना है k बराबर बच्चा कितना है 2.303 अपॉन 60 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010, मल्टीपल करेंगे तो पहले पावर को हटा लेते हैं, इस पॉइंट के बाद 3 घाते हैं और इसके बाद 4 हैं, तो टोटल हो जाएंगी 2303 इंटू 3010 अपॉन 60 और घाते टोटल आ जाएंगी 7, इसको मिलाकर 8 हो जाएंगे और नीचे वाला रब कर देंगे। अब हल करते चलिए, जब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें। चलिए इसको हल करते हैं। तो इस घात को मिलाकर टोटल 8 हो जाएंगी, तो लिखेंगे 2303 इंटू 3010 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि 6, 7 और 1 8 हो जाएगी और ऊपर जाकर ये माइनस की हो जाएंगी। अब इसका मल्टीपल कर लीजिए, रफ कार में लिखना है 2303 में कितने का मल्टीप्लाई है 3010, तो 0 0 0 0 4 हो गई। फिर 1 का मल्टीपल है तो ऐसे उतार लीजिए 23, फिर करिए 0 का मल्टीपल 0 0 0 और 0, फिर आपको 3 का करना है तो 3 पहले लगा लीजिए, 3 त्रिका 9 0, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 करेंगे 0 3 0 9 3 12, 3 आएगा
9 3 12, 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 9 6। तो आपको लिखना होगा कितना, 69 32 0 30 इंटू 10 की पावर -8। अब इसको रफ कार किया हुआ है, इसको रफ कर देंगे, इसको रफ कर दें और आगे बढ़ाते हैं। और 6 का आपको डिवाइड लगाना है, 6 का आप डिवाइड लगाइए, 6 कन 6 बचे कितने आपके, 6 में 1 का दे दिया तो पूरे चले गए, फिर 6 कन 6, यहाँ पर एक बार और चला गया, यहाँ पर 3 बच गए तो 6 पंचे 30, फिर आगे 3 बचेंगे तो 6 पंचे 30, और उसके बाद में आपकी जितने भी अंक हैं तो 0 0 लगा लीजिए इसके आगे, जितने भी पैसे आपको भाग देना है तो पूरा ऐसे दे लीजिए, 3 0 30 0। 6 का डिवाइड लगाना है तो 6 कन 6, 9 उतारेंगे, ये तो कट गया, 6 कन 6, 3 बचे, 3 का उतारा लगेंगे, 6 पंचे 30, काटेंगे 3, फिर 2 का उतारा, 6 पंचे 30, 2 बचेंगे तो 6 3 18, 18 आ जाएंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर आप 3 उतारेंगे तो 6 6 चौक 24 होते, 6 3 18 रहेगा, 18 को घटाएंगे तो आपके बचेंगे 5, 6 8 48। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। तो यहाँ पर पूरी वैल्यू लिख लीजिए, बस इतना नहीं करना है जितना हमने कर दिया, और पावर लगाएंगे -8, पॉइंट को बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखेंगे k बराबर 0.0, यानी के पावर 1 कम है, यहाँ 8 है और 7 अंक हैं, तो लिखेंगे 1155। और काहे में दी गई है वैल्यू, टाइम दिया गया है मिनट में, तो ये होगा आगे आपकी यूनिट मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। बाकी घात को हटा लें और अपने अनसॉल्व से आंसर को मिला लें। क्या कह रहा है कि जब भी 60 मिनट के उपरांत अब क्रिया इतनी रह जाएगी तो वेग स्थिरांक की वैल्यू इतनी बचेगी, 0.1155, 0.0115 मिनट इनवर्स। ये हो गया आंसर, और आंसर है बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। तो सबसे पहले विषमांगी उत्प्रेरक भी तो पता होना चाहिए, विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो इसको रब करते हैं और बताते हैं पहले विषमांगी उत्प्रेरक। रब करिए और आगे चलिए। वीडियो कैसा लग रहा है, क्वेश्चन लगाने का तरीका कैसा लग रहा है, वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा तरीका लगा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने चैनल पे, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर सिर्फ अनसॉल्व ही सॉल्व देखना चाहते हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। खा, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। पहले विषमांगी उत्प्रेरण तो जान लीजिए। देखिए, बे उत्प्रेरण जिनमें अभिकारक यानी अभिक्रिया करने वाले बे उत्प्रेरक, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं उसको बता रहे हैं। बे उत्प्रेरक जिनमें अभिकारक और उत्प्रेरक, यह उत्प्रेरण का मतलब होता है बहुवचन, और उत्प्रेरक मतलब एक पदार्थ। उत्प्रेरण बहुवचन में आ जाता है, यानी प्लूरल शब्द है, और उत्प्रेरक है सिंगुलर शब्द। तो यहां पर उत्प्रेरक लिखेंगे वे उत्प्रेरण जिनमें अभिकारक और उत्प्रेरक पदार्थ की भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं, या उत्प्रेरण कहलाते हैं। बहुत से हो तो उत्प्रेरण होते हैं, कहलाते हैं। पदार्थ की अवस्था में, पदार्थ की भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस,
और आप बनाते हैं अमोनिया। अमोनिया में आयरन होता है ठोस, हो गई अवस्था भिन्न, और ये ठोस है उत्प्रेरक। देख लीजिए, जब अभिक्रिया करने वाले अभिकारक भी गैसीय अवस्था में हो और उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में हो तो समांगी उत्प्रेरक होते हैं। यहां क्या है, विषमांगी, विष यानी कि एक जैसी, और इसमें थोड़ा सा मोलिबेडनम डाल देते हैं और बनती है अमोनिया, और वो भी बनती है गैस। तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहां ये दोनों अभिकारक हैं गैसीय अवस्था में, क्या है, गैस, और उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में यानी धातु है। तो ठोस और गैस पदार्थ की भिन्न भिन्न प्रावस्था में है, भिन्न भिन्न प्रावस्था में, यानी कि विषमांगी उत्प्रेरक हो गया ये। ऐसा नहीं होता है उसको कह दें वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की क्रिया दर को घटा देता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। गलत बात हो जाती है ये। विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब होता है पदार्थ की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होना। इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करना है कि जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं वो तो बात अलग है, वो धनात्मक और ऋणात्मक में आ जाते हैं। और जो उत्प्रेरक विषमांगी कहलाते हैं यानी कि वो ठोस, द्रव और गैस 3 चीजों पर डिपेंड करते हैं। यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक गैसीय अवस्था में है तो समांगी, अभिकारक द्रव है और उत्प्रेरक भी द्रव है तो समांगी, और अभिकारक ठोस है और उत्प्रेरक भी ठोस है तब भी समांगी। लेकिन यहां पर अभिकारक गैस है और उत्प्रेरक ठोस है, तो इसकी क्रिया विधि बतानी है। अब इसके कह रहा है अधिशोषण का सिद्धांत समझाइए। अब यहां पर शुरू होता है, जैसे आपको आंसर में लिखना ये कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को जब उत्प्रेरक यहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक परिभाषा लिख दी है हमने। एक बार फिर सुन लें कि ये जो लिखी है ऊपर परिभाषा लिखी है, इसका कोई काम नहीं, अगर लिख देते हैं आप तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो स्टार्ट आप करेंगे कैसे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका हल करेंगे। हल लिखेंगे और फिर सॉल्व के लिए लिखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के गैसीय मिश्रण को विषमांगी उत्प्रेरक आयरन और मोलिबेडनम, ये कैसे हैं, विषमांगी उत्प्रेरक, बनता क्या है, अमोनिया, वो भी गैस, ये क्या है, अभिकारक। आप लिखेंगे, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद लिखेंगे इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय प्रावस्था में होते हैं जबकि उत्प्रेरक ठोस प्रावस्था में होते हैं। इसमें उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक का कार्य करता है या विषमांगी उत्प्रेरक होता है। अब उत्प्रेरक के अधिशोषण का सिद्धांत समझाना है। यह भी याद रखना है कि प्रश्न 2 अंक का है, तो इतनी ही लिखने के बाद बता देना है कि इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय प्रावस्था में है और जो आयरन और मोलिबेडनम है वो ठोस है। तो आयरन और मोलिबेडनम की जो उत्प्रेरकीय क्षमता है वो विषमांगी उत्प्रेरक के जैसी है क्योंकि प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई। अब लिखेंगे इसके बारे में अधिशोषण सिद्धांत। तो हम लिखते हैं कि अधिशोषण सिद्धांत में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण हमने किस में डाला, आयरन और मोलिबेडनम। तो हमें कुछ ऐसा अधिशोषण का सिद्धांत समझाना है कि आयरन में, पहले इसको हम बना देते हैं फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ये आयरन, ये आयरन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और जिसमें मुक्त अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, ठोस और वो भी धातु। जब हम इसको लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कण इसकी खुली मुक्त वैलेंसी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती हैं, ये हाइड्रोजन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु इन पर चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। क्योंकि अगर इन वैलेंसी को हम माइक्रोस्कोप से देखते तो इनमें कुछ खांचे बनी होती हैं,
क्या बनी होती, खांचे। इस बैलेंसी को देखें तो अजीब खांच एक ऐसी ऐसी बनी हो, किसी में ऐसी ऐसी खांचे बनी होंगी, तो ये सक्रिय केंद्र होते हैं। इन पर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कण अधिशोषित हो जाते हैं इनकी बैलेंसियों पर, और कैसा एक बीच का सबस्टांस बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तीन ही कण हैं। और मोलिबेडनम जो होता है वो इसकी क्रियाशीलता बढ़ाता है, यानी कि सरफेस बढ़ा देता है, बीच में मोलिबेडनम फंसा होता है। तो यहां पर ऐसे करके हम इसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जगह है कम तो वैसे ही आप समझ लें। तो आयरन Fe, Fe, यही आपको क्रिया विधि समझानी है, यही आपको मिलेगी। तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन बैठ गया, नाइट्रोजन बैठ गया, कोई लिमिट नहीं, बस आपको बताना है। यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये मुक्त बैलेंसियों पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाते हैं। ये अधिशोषण का सिद्धांत है। अंत में क्या होता है, अंत में उत्प्रेरक वहीं रह जाता है और अमोनिया का निर्माण होता है। NH3 बन गया तो यहां पर 2 का मल्टीपल लगाएंगे और आयरन फिर से अलग, यानी कि उत्प्रेरक फिर से अलग हो जाएगा। और यहां पर पहले से क्या था, मोलिबेडनम, और आयरन का जो मोलिबेडनम है, देखिए यहाँ 4 लिए तो कम से कम 4 ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ जगह कम है तो इसलिए लिख रहे हैं। ये नहीं है कि एक घट कैसे गया, तो हम लिखे देते हैं कि 4 होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि कम हो जाएंगे, यहाँ पर भी लिखे देते हैं, वरना आप कहेंगे ये आयरन कहाँ गायब हो गया, एक नई कंफ्यूजन ले लेंगे। ये बैलेंसियां, इस पर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन अधिशोषित होंगे। तो क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन बैलेंसियों पर जमा हो जाते हैं, इनका सरफेस बड़ा होता है। लिखने के लिए लिखेंगे कि आयरन में, स्टार्ट करेंगे आप इस अपक्रिया के बाद में, आयरन के परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण कई संयोजकताएं फ्री रहती हैं, जिन पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अधिशोषित होकर सबसे पहले क्या बनाता है, सबस्ट्रेट बनाता है, यानी कि माध्यमिक अस्थायी बनाता है, अस्थायी यौगिक बनाता है। अधिशोषित हो जाते, अधिशोषित होने के बाद में उत्प्रेरकीय घटना द्वारा इनमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, और उत्प्रेरक फिर से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ऐसी संरचना बना देते हैं और एक लाइन लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु उत्प्रेरक आयरन और मोलिबेडनम पर अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि आयरन की बैलेंसियां फ्री होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिशोषित होने के बाद में आयरन और मोलिबेडनम का उत्प्रेरक अमोनिया का निर्माण करता है, उत्प्रेरक पृथक हो जाता है। और यह क्वेश्चन एक ऐसा इंप्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, सभी स्टूडेंट ऐसा नहीं लिख के आएंगे। वो सिर्फ अधिशोषण की क्रियाविधि बता देंगे कि अधिशोष के कण, और ये जो आयरन है ये अधिशोषक है, अधिशोष पे जमने की क्रिया अधिशोषण कहलाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लिखेंगे ये अधिशोष नाइट्रोजन के कण जब अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं तो अस्थायी यौगिक बनाते हैं, और उसके बाद अमोनिया का निर्माण कर देते हैं और आयरन पृथक हो जाता है। ये हो गया अगला क्वेश्चन। अब इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा अल्कोहल के विचरण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हम बताते हैं अम्ल उत्प्रेरक। आपको अम्ल को उत्प्रेरित करना है तो आपको लिखना होगा, जैसे पहला अब ले लेते हैं हम इसको मेथिल क्लोराइड, और इसका जल योजन कराते हैं कास्टिक सोडा के साथ। उत्प्रेरक ले लेते हैं अम्ल H2SO4। याद आया कुछ, जब हम मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया किससे कराते हैं, कास्टिक सोडा के साथ जल योजन की अपक्रिया कराते हैं, अम्ल उत्प्रेरक लेते हैं तो NaCl पृथक हो जाता है और बनता है CH3OH। यह अपक्रिया कहलाती है SN2। क्या कहलाती है, SN2, यानी के द्विनाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक और होती है टर्सरी अल्कोहल के लिए। यदि हम नियोब्यूटिल अल्कोहल
नियोब्यूटिल अल्कोहल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी? H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये NaCl लिखना चाहिए था, नियोब्यूटिल क्लोराइड। तो NaCl निकल जाता है और OH यहीं पर ऐड हो जाएगा तो बनेगा टर्सरी अल्कोहल। अब आपको इसकी क्रिया विधि बतानी है और क्या निकल जाएगा? NaCl, यहां पर भी निकल जाएगा NaCl प्लस में। ये होती है SN1 क्रिया विधि। तो आपको SN1 या SN2 में से एक लिख देनी है और हम एक को ही अभी समझा देते हैं। जब भी आएगी दो अपक्रियाओं को तो दो अपक्रिया के लिए आपको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस अपक्रिया को समझाते हैं पहली वाली को, इसको रब कर देते हैं और पहली अपक्रिया को समझाते हैं कि मेथिल क्लोराइड, आप लिखेंगे मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड, यहां पर एल्किल हैलाइड लिख लीजिए, नहीं तो आपको कहेंगे अम्ल का बना दीजिए। एल्किल हैलाइड को कास्टिक सोडा के साथ अम्ल उत्प्रेरक H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर NaCl पृथक हो जाता, R सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल बनता है, NaCl निकल गया। ये क्या बन गया? अल्कोहल, ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, अल्कोहल बन गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसकी क्रिया बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हम इसको डालते हैं तो H2SO4 की क्रिया में हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन निकलता है और एक बनता है सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, H2SO4, H2SO3 OH आयन निकल जाता है, OH आयन, और SO3 बन जाता है एक सल्फेट आयन। ऐसे ही कास्टिक सोडा के साथ होता है तो NaOH, ये हाइड्रोक्साइड आयन जब आयनों में टूटता है तो एक बनाता है सोडियम आयन और दूसरा बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सबसे पहली स्टेप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में एल्किल हैलाइड यानी कि R सिंगल बॉन्ड Cl, एल्किल क्लोराइड लिख लो, X बना दो, अम्ल द्वारा उत्प्रेरित होकर कार्बोधन आयन बनाता है और क्लोराइड आयन पृथक हो जाता है। ये बन गया आपका कार्बोधन आयन और ये बन गया क्लोराइड आयन। क्या बनाता है? कार्बोधन आयन, कार्बोधन आयन बनाता है। दूसरी स्टेप में क्या होता है, कार्बोधन आयन के प्रति स्नेह उत्पन्न करता है हाइड्रोक्सी आयन, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का, ये प्रबल प्रतिस्थापक है क्लोरीन का। तो इसमें सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड, ये SN1 अपक्रियाएं हमने कराई हैं आपके लिए। आप जाकर हेलोएल्केन और हेलोएरीन के चैप्टर में देखेंगे, SN1 और SN2 दोनों मिल जाएंगी। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट हो चुकी, कार्बोधन आयन बना। तो कार्बोधन आयन R एक आयन है जिसकी ओर एट्रैक्शन करता है कौन? एक क्लोरीन आयन और दूसरा हाइड्रोक्सी आयन, क्योंकि ये मिश्रण दोनों में एक जैसे होते हैं। और एक ऐसी स्थिति आती है कि कार्बोधन आयन की ओर क्लोरीन आयन भी और हाइड्रोक्साइड आयन भी, दोनों, क्लोराइड आयन को इस तरफ लिखो और हाइड्रोक्साइड आयन इस तरफ लिखो, ये Cl माइनस OH माइनस, दोनों लोग अट्रैक्शन दिखाते हैं किसकी ओर? कार्बोधन आयन की ओर। तो ये दो अभिक्रियाओं के वेग को प्रतिस्थापित करता है। यहां पर इस समय SN2 यानी कि दो नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के वेग को स्थापित करने वाली अभिक्रिया कहलाती है SN2 अभिक्रिया। क्लोराइड भी आकर्षित होता है किसकी ओर? कार्बोधन आयन की ओर। हाइड्रोक्साइड आयन भी आकर्षित होता है कार्बोधन आयन की ओर। और अंततः में क्या होता है कि क्लोराइड आयन पृथक हो जाता है और अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH का निर्माण होता है। कार्बोधन आयन यानी कि Cl माइनस पृथक हो जाता है। ये अधिक सक्रिय प्रतिस्थापक है जो क्लोरीन को, जैसे यहां पर क्लोराइड को पृथक कर देता है।
अगर उस समय हाइड्रोक्साइड की मात्रा हाइड्रोजन सल्फाइड से भी मिल जाती है और OH आयन से, हाइड्रोजन सल्फाइड भी OH बनाता है और कास्टिक सोडा भी। बस ये स्टेपें आपको दिखानी थी। ये अभिक्रिया SN2 कहलाती है। तो यहाँ पर आपको अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम स्टेप में एल्किल हैलाइड पहले कार्बोधन बनाता है और क्लोराइड आयन पृथक हो जाता है। कार्बोधन आयन को जब सेकेंड स्टेप में अल्कोहल का निर्माण करता है तो कार्बोधन आयन की ओर क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड द्विनाभिकीय प्रतिस्थापन, कितने द्विनाभिकीय प्रतिस्थापन करते हैं। तो ये अपक्रिया में क्रिया विधि जो कहलाती है, क्या कहलाती है, SN2 अपक्रिया। लेकिन OH आयन अधिक प्रबल नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक है, वो क्लोराइड आयन को पृथक कर देता है और अल्कोहल का निर्माण करता है। ये क्रिया विधि लिखनी थी, ठीक है। अब आ जाता है, अब कुछ आपको बताना है पिछले क्वेश्चन को लेकर, इसमें इसको रब करते हैं। देखिए जो उसमें ऑप्शनल में हमने कराया था उसमें हमने दूसरी अपक्रिया बता दी थी, लेकिन अभी हम आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। जो हमने ऑप्शन में बताया था वो स्टीफन ही रिएक्शन थी, लेकिन रोजन-मुंड अपक्रिया क्या होती है हम आपको यहां पे बता देते। रोजन-मुंड अभिक्रिया, रोजन-मुंड अपक्रिया में क्या होगा कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जैसे R सिंगल बॉन्ड अम्ल हैलाइड होते हैं, उनका अपचयन अगर हम SnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं और HCl की उपस्थिति में, जैसे H सिंगल बॉन्ड H, तो इस समय इस कंडीशन में हैलाइड बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन इसी बैलेंसी से लग जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड बनेगा। ये ऑप्शन था आपका सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि ये थी रोजन-मुंड अपक्रिया। और हमने आपको स्टीफन से बता दी थी, स्टीफन अपक्रिया ये है जो हम आपको अब बताएंगे। तो स्टीफन अपक्रिया में क्या होता है, तो इसको रब कर देते हैं, आपको एल्डिहाइड ऐसे ही बनाना है, तो इसको रब कर देते हैं, इस तरीके से आपका एल्डिहाइड बनेगा। अब क्वेश्चन है स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि बताइए। तो स्टीफन अपक्रिया R सिंगल बॉन्ड एल्किल साइनाइड का अपचयन आप कराएंगे SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। तो HCN यानी कि एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इससे लग जाएगा और एक इससे। जो पीछे बता दी थी वो स्टीफन थी और हमारे माइंड में कुछ ऐसा चला गया कि हम रोजन-मुंड को स्टीफन की जगह बता गए। और रोजन-मुंड में आपका अपचयन कराना होता है अम्ल हैलाइड का, यानी कि एसिटिल क्लोराइड हो, CH3CO का करा दें और इसका Cl निकाल दें अपचयन द्वारा, तो ये बन जाएगा CH3CHO यानी कि एसिटल डिहाइड। ये हटाना था अपचयन से, कैसे, हाइड्रोजन से HCl बाहर करके, ये यहाँ लग जाता। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया में क्या है कि ये बनानी है स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाने की विधि, क्रिया विधि का केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो एल्किल साइनाइड का अपचयन कराने पर पहले बनता है एल्किल अमीन। एल्किल अमीन बन जाता है क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके द्वारा लगता है और एक इसके द्वारा। फिर जल योजन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल योजन। तो जल योजन कराने के लिए ये अमोनिया मुक्त होती है, NH3 मुक्त हो जाती है और बनता है R सिंगल बॉन्ड CHO यानी कि एल्डिहाइड बन गया आपका एल्डिहाइड। अब इसका कोई एग्जाम्पल देना है तो आप लिख सकते हैं R के स्थान पर CH3 सिंगल बॉन्ड CNH और इसका अपचयन कराएंगे हाइड्रोजन द्वारा, प्रेजेंस होगी SnCl2 और HCl की और यहाँ पर बॉन्ड क्रैश होगा। तो ये पहले योगात्मक अपक्रिया करेंगे और बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड NH, दोबारा अपक्रिया कराएंगे तो लिखेंगे HOH, जल योजन करा देंगे तो ये अमोनिया यहाँ से पृथक हो जाएगी, बनेगा CH3 CHO एल्डिहाइड और प्लस में अमोनिया आपकी मुक्त हो जाएगी। ये होती है स्टीफन रिएक्शन। अब बताता है अगला क्वेश्चन, इसको हम रब कर देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यही अपक्रिया केवल आपको लिखनी है।
तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का और बहुत आसान है। एक अभिक्रिया दी गई है, प्रश्न नंबर का में दी गई है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की पावर हाफ है और बी की के ए अभिकारक है उसकी पावर हाफ है और बी अभिकारक है उसकी पावर 3/2 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि बतानी बहुत आसान है। बहुत से कुल स्टूडेंट इसको जानते ही नहीं कैसे हल करना होता है और बहुत से स्टूडेंट क्या बहुत से टीचर भी नहीं बताते ये कैसे हल करना होता है। उसके बाद में विद्युत अपवहन, वेरी इजी क्वेश्चन, 2 नंबर में आपको सिर्फ चित्र बनाकर बताना है कि विद्युत अपवहन कैसे किया जाता। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। वेग स्थिरांक के बराबर दिया गया है, ए की पावर के की वैल्यू दी गई है। जो कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसकी पावर दी जाती है। कोई भी एक अपक्रिया है a प्लस बी है और उसकी घात में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि a की पावर में आधा और प्लस b की पावर में 3/4। तो हम लिखते हैं r प्रोपोर्शनल, r इंटू प्रोपोर्शनल हटा दिए के लाई आइए और लिखा है a की पावर हाफ और b की पावर लिखा है इंटू, यानी कि अभिकारक b है वो 3/4 होता है। कह रहा टोटल अपक्रिया की दर बताइए, यानी अपक्रिया की कोटि बताइए। तो हमें सिर्फ पावर को हल करना होगा, पावर में जो भिन्न है उसको हल करना होगा। तो लिखेंगे पहले पावर में भिन्न को जोड़ देते हैं 1 + 2 और 3/2 को हमें सिर्फ जोड़ना है। तो अभिकारक a के लिए क्या है 1/2, अभिकारक b के लिए 3/2। तो एलसीएम आपका आएगा 2, तो 2 एकन 2 और यहां पर 2 एकन 2, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल 4/3। तो 2 दूनी 4। अपक्रिया की कोटि कितनी होगी 2 कोटि की अपक्रिया है। ये हल करना था, कुछ नहीं करना था कि पावर देगा। माना अपक्रिया ए और बी अभिकारक है, उत्पाद में उसका 1/आधा अब घटित हो रहा है, बी का 3/2 अब घटित हो रहा है। तो हमें मालूम है दर नियम से आर के की पावर कितनी 1/2 बनेगी और बी की पावर 3/2। तो हमने सिर्फ कोटि निकालनी है, ए अभिकारक बी अभिकारक से क्या लेना देना। तो कोटि में हमें दोनों की पावर यानी कि कोटि को जोड़ लेना होगा। दोनों की जोड़ी जो एक भिन्नात्मक हुई, एलसीएम लिया तो 2, तो 2 एकन 2 और 2 एकन 2 यानी कि 4/2 आया। तो 2 दूनी 4, अपक्रिया की कोटि कितनी हुई 2। आंसर में देख लीजिए 2 कोटि मिलेगी, ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इतने इजी तरीके से आपको सॉल्व करके नहीं बताया जाएगा। 2 नंबर में इजी भी पड़ेगा, थोड़ा टफ भी पड़ेगा, ये इजी आसान तरीका है आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि विद्युत अपवहन का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत अपवहन समझाइए, यानी कि इलेक्ट्रोडायलिसिस बताना है आपको। डायलिसिस अलग होता है, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो जब कोलाइडी विलयन, ऐसे आपको चित्र देखिए जैसे हम बनाते हैं वैसे बड़ी स्पीड से वहां एग्जाम में बनाना है। 2 अर्धपारगम्य झिल्ली के बीच कोलाइडी विलयन भरिए। ये है क्या अर्धपारगम्य झिल्ली, इनके बीच में हम भरते हैं कोलाइडी विलयन। भर दिया, ये कोलाइडी विलयन भर दिया। ये दोनों झिल्लियां लगा दी हैं बीच में, यहां से H2O को डालेंगे और यहां से नीचे से H2O को डालेंगे। H2O, इधर से H2O निकलेगा, इधर से भी H2O निकलेगा, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं प्लस का और दूसरी तरफ लगा देते हैं माइनस का इलेक्ट्रोड, एक एनोड दूसरा कैथोड। और कोलाइडी विलयन में जब कैसी अशुद्धियां हो, आयनिक अशुद्धियां होनी चाहिए, तभी हम ये विधि यूज करते हैं। जब कोलाइडी, और बीच में क्या भरा है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है कि बहते हुए जल में, इधर से क्या डालेंगे बहते हुए जल में, जल के मध्य में को 2 अर्धपारगम्य झिल्ली के मध्य कोलाइडी विलयन को भरकर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जो इलेक्ट्रोड एक कैथोड और दूसरा एनोड का होता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो धन कण ऋण की ओर, अशुद्धियां काय की हो आयन की, धन कण ऋण की ओर और ऋण कण धन की ओर। ये ऋण के कण किसकी ओर भागेंगे धन की ओर भागेंगे। अब ये धन कण
एग्जाम के समय थोड़ा अच्छा सा बना लेना इस स्ट्रक्चर को। किसकी तरफ भागेंगे? धन की तरफ। और धन कण किसकी ओर? ऋण की ओर। यानी कि धन आयन ऋण की ओर और ऋण आयन धन एनोड इलेक्ट्रोड की ओर जब प्रवाह करते हैं तो बहते जल के संपर्क में आकर ये बह जाते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पार्चमेंट झिल्ली द्वारा केवल आयन और परमाणु ही पृथक होते हैं, विलय के कण नहीं पृथक होते हैं। जब कोलाइडी विलयन में आयनिक अशुद्धियां होती हैं तो इसको शुद्ध करने के लिए विद्युत अपवहन विधि का यूज किया जाता है। दो पारगम झिल्ली के मध्य आयनिक कोलाइडी विलयन को भरकर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धन आयन ऋण की ओर और ऋण आयन धन की ओर प्रवाह करने लगते हैं, जो बहते जल के संपर्क में आकर ऊपरी सिरे से निकल जाते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अब आ जाएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर खा हो गया है, अब गा लिखना है आपको। तो अब है प्रश्न 3 का गा, यानी कि कह रहा एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथर के विचरण, निर्जलन के द्वारा ईथर के विचरण के एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण दीजिए। एक नहीं 2 लीजिए। यहाँ पर एल्कोहल R सिंगल बॉन्ड वाले OH, R सिंगल बॉन्ड OH वाले यौगिक जितने होते हैं वो अल्कोहल कहलाते हैं। हम एक तो उदाहरण विचरण इसका दे सकते हैं H2SO4, सांद्र H2SO4 डाल दीजिए, अल्कोहल तैयार। अल्कोहल की ज्यादा मात्रा लेकर सांद्र अल्कोहल एक से बन नहीं सकता, R सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि ईथर के लिए हमें चाहिए O और R सिंगल बॉन्ड R, यही चाहिए। तो हमें एक उदाहरण चाहिए तो हम 2 ले लेते हैं। अल्कोहल के कम से कम 2 अणु होने चाहिए। जब हम निर्जलन करते हैं यानी कि जल अपघटन कर देते हैं तो HOH निकल जाता है और आपको प्राप्त होता है प्लस में H2O बाहर, तो ये क्या बन गया? ईथर। तो यही आपको विधि लिखनी है कि अल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकृत करने पर ईथर प्राप्त होते हैं। आप अल्कोहल ले लीजिए, समझो मेथिल अल्कोहल, एक और मेथिल अल्कोहल लिखिए और किसकी उपस्थिति लिख दीजिए? H2SO4 की। क्या निकल जाएगा? H2O। और क्या बनेगा? डाई मेथिल ईथर, यानी कि एक मेथिल 2 मेथिल और बीच में ईथर। नहीं तो आप लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन और क्या बाहर हो जाएगा? H2O। ये तो एक विधि हो गई ईथर के निर्जलन द्वारा। अब एल्यूमिना द्वारा, यानी कि प्रेजेंस आपकी Al2O3 की हो, एल्यूमिना की, तब भी आपका बनेगा। तो आप लिख लेंगे CH3OH मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, कुछ भी ले लीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए एथिल अल्कोहल कर देते हैं। ये दूसरा मेथड है। तो एथिल अल्कोहल की 2 विधियां ले लीजिए, 2 ले लिए अणु और क्या निकलेगा? H2O बाहर, तो डाई मेथिल डाई एथिल ईथर बन जाएगा। लीजिए, और जल पृथक यानी निर्जलन, बिना जल का करना, निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराने पर ईथर प्राप्त होते हैं। वो डाई मेथिल ईथर हो या ईथर हो, कुछ भी कराए। मेथिल अल्कोहल हो तो डाई मेथिल ईथर बनेगा, एथिल अल्कोहल हो तो एथिल ईथर बनेगा। अब क्या कह रहा है? टॉलेन अभिकर्मक क्या है? टॉलेन अभिकर्मक क्या है? तो इसको रब कर देते हैं और बताते हैं टॉलेन अभिकर्मक क्या है आपको। चलिए इसको रब कर देते हैं। ये निर्जलन द्वारा ईथर बनते हैं, इसको तो रब कर देते हैं। और बता रहा है कि टॉलेन परीक्षण का एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण। तो हम बताते AgNO3 का होल ट्वाइस, पूरा बंद कर दो OH, ये पूरा यौगिक टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। लेकिन टॉलेन अभिकर्मक का जब भी अपघटन होता है तो सिर्फ बचता है आपका Ag2O। इतने के साथ आप अपक्रिया करा दे तब भी टॉलेन अभिकर्मक ही कहलाएगा। लेकिन रियल में ये ब्लैक PPT देता है और ये टॉलेन अभिकर्मक का पूरा सिंबल है। लेकिन अपघटित होने के बाद अमोनिया मुक्त हो जाती है, जो भी बचता है यही बचता है। क्या कहलाता है? टॉलेन अभिकर्मक। जैसे हम अपघटन करा के दिखाते हैं आपको। Ag2ONH3 का होल ट्वाइस और OH 2 का मल्टीपल लगाइए और अपघटन की रिएक्शन लिखिए।
2 दूनी 4 अमोनिया के अणु हो गए, तो अमोनिया 4 बाहर, NH3। 2 सिल्वर बचे हैं, 2 OH बचे हैं। 2 OH का मतलब होता है कि इसमें से एक जल बाहर हो जाए, तो एक अणु जल का निकल गया। अब बचा क्या, 2 सिल्वर और 1 जल, तो ये बन जाता है Ag2O। तभी तो हम कहते हैं इतना भी कहलाता है टॉलेन अभिकर्मक। अगर पूरे को लिखेंगे तो फिर ये भी कंपाउंड बनाने पड़ेंगे, ये भी बनाना पड़ेगा, इतनी मुसीबत काहे को ले। तो हमें सीधा सीधा करना होगा कि टॉलेन अभिकर्मक के 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 सिल्वर 4 अमोनिया और 2 OH। 2 OH करेंगे तो जल निकल जाएगा, 4 अमोनिया मुक्त हो जाएंगी और बचेगा क्या, 2 Ag और 1 O, तो Ag2O। ये भी टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अब बताता है AgNO3 का होल्टवाइज OH का अभिकर्मक टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अपघटन के पश्चात सिल्वर ऑक्साइड का जो उत्पाद प्राप्त होता है वो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को ऑक्सीकृत यानी कि एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत करके उनको अम्ल में बदल देता है। क्या लिखेंगे, AgNO3 का होल्टवाइज OH अभिकर्मक टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। अपघटन के पश्चात अमोनिया और जल पृथक हो जाता है। Ag2O का एक ऑक्सीकरण यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का एक यौगिक प्राप्त होता है जो विभिन्न एल्डिहाइड यौगिकों को ऑक्सीकृत करके अम्ल में बदल देता है। क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक। अब वो कह रहा है टॉलेन अभिकर्मक का एक परीक्षण बताइए। चाहे आपका एसिटल डिहाइड हो CH3CHO और चाहे आपका बेंजल डिहाइड हो, क्या C6H5CHO, बेंजल डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक Ag2O प्लस Ag2O दोनों के साथ, चाहे वो एसिटल डिहाइड हो और चाहे बेंजल डिहाइड, दोनों का ऑक्सीकरण जब करता है तो क्या बनता है, बेंजल, यहां पे बनता है एसिटिक अम्ल CH3, एक ऑक्सीजन जुड़ने पर यह बन जाएगा COOH बेंजोइक अम्ल, अरे सॉरी एसिटिक अम्ल, और ये बना देगा इसको C6H5COOH यानी कि बेंजोइक अम्ल, अम्ल में बदल देता है। और बचता क्या है 2Ag यानी कि ब्लैक, और सिल्वर ब्लैक अपचयित हो जाता है और इसी को सिल्वर ब्लैक होता है। ये ब्लैक PPT होता है जिसे हम रजत दर्पण भी कहते हैं। दर्पण वो भी कैसा, रजत दर्पण का निर्माण करता है। जब हम टॉलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइडों के साथ गर्म करते हैं तो यह बदल देते हैं किसमें, रजत दर्पण में। अगर आपको बिल्कुल क्रम से लिखना है और ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हम बताते हैं, ऐसे लिखना होगा। टॉलेन अभिकर्मक क्या है तो लिखेंगे AgNO3 होल्टवाइज का यौगिक टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है जो अपघटन के पश्चात अमोनिया और जल को पृथक कर देता है। Ag2O का यौगिक प्राप्त होता है जो विभिन्न यौगिकों जैसे एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीकृत करके किस में बदल देता है। और ये टॉलेन अभिकर्मक कीटोन से अपक्रिया नहीं करता, ये भी याद रखना है। तो एल्डिहाइडों से अपक्रिया करके उनको अम्ल में बदल देता है और अम्ल के बाद जो अपचयित होता है वो सिल्वर काली होती है यानी रजत दर्पण का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस 3 क्वेश्चन ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे चौथा, पांचवा, छठवां यानी कि पूरा ही समाप्त कर देंगे जहां तक होगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन उसमें रिड्यूस भी करने हैं जो आपको इस साल कर देने ही हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, कैसा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें पूरी डेफिनेशन बोलनी पड़ेगी या आप पेपर से ही याद करके बैठे। याद नहीं करके बैठे हैं तो हमें बताना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है, इम्प्रेस बनाना है। किसके लिए, इंप्रेशन जमाना है एग्जामिनर के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।